गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों के सामने जनसत्ता का एडिटोरियल लेकर आया हूं और इसे लिखा शिविज्ञा जैन जी ने। जो आज की विचार है दोस्तों वो है छोटे बांधों में बाढ़ का हाल। ठीक है, तो अभी हम जो आपको बता रहे थे जिन परियोजनाओं के, एक उसमें आया था ना, एक बांध था, एक परियोजना था जिस वजह से दोस्तों सलीना तकरीबन संख्या साथ भूल रहा हूँ 155 करोड़ का फ़ायदा हो रहा होगा और तकरीबन 900 से ज़्यादा का नुकसान प्रति साल हो रहा था। तो ऐसी तमाम तरह की परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि बांध की वजह से किस प्रकार से कुछ गांव हैं जो पूरी तरह से डूब रहे हैं। या तो उन बांधों की मरम्मत की जाए, उन्हें और ऊंचाई तक लेकर जाना चाहिए, या फिर तत्काल ऐसे बांधों का निर्माण बंद होना चाहिए। और जहाँ पर यदि बांध के हटाने से यदि वहाँ की बाढ़ की समस्या कम होती है, जन समस्याएं कम हो सकती हैं, फसलों की समस्याएं कम हो सकती हैं, तो तत्काल प्रभावी में इस बांधों का निर्माण रोक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो आज उसी से संबंधित आगे पढ़ेंगे। यहाँ में देखिए लिखा है, देश में जगह जगह बाढ़ से तबाही मची है। बारिश के दिनों में हर साल यही मंजर रहता है, यानी बाढ़ को अब प्राकृतिक आपदा कहना बंद कर देना चाहिए। यह सीधे सीधे जल प्रबंधन का मामला है। अगर सामान्य बारिश से भी कई जगह बाढ़ आने लगे तो कुप्रबंधन कहना ही वाजिब होगा। मैं आपको एक चीज़ बताया ना, अभी दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल था, मैंने उसमें कहा कि ये नेचुरल जो डिज़ास्टर जो हम लोग बोलते हैं, अब इसे कहिए ह्यूमन इंटरफियर डिज़ास्टर, ह्यूमन एक्ट डिज़ास्टर। क्यों? क्योंकि ये मानवों के द्वारा किया जा रहा है। ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल। जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं बस हम जिम्मेदार हैं। नदियों में जिस तरह से गणेश चतुर्थी के नाम पे लोग कूड़ा कचरा केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, इससे क्या है, जलीय जंतुओं के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वो घुट घुट कर मर रहे हैं। वही जलीय जंतु जब हम अपने सेवन के लिए मछलियों का ग्रहण करते हैं तो उसके बाद जो बीमारी उसके अंदर रहेगी वो बीमारी हमें लग जाती है, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है। आज वही कारण कि दोस्तों जैविक हथियार बनाने के चक्कर में जिस तरह से चाइना ने ये गलती की है, मैं मानता हूँ वुहान सिटी से उसने निकाला, पर ये गलती मात्र चाइना ही नहीं किया है, अन्य देश भी इस कार्य में कई सालों से लगे हुए हैं जैविक हथियार बनाने के लिए। और आज वही कारण कि दोस्तों कोरोना जैसी महामारी ने लाखों ज़िंदगियां लूट ली हैं और ये कार्य अभी भी निरंतर जारी है। सोचिए, मामला सिर्फ बाढ़ तक ही सीमित नहीं है। बारिश के 6-8 महीने बाद देश पानी की भारी किल्लत यानी सूखा झेलने लगा है। पिछले कुछ साल के अनुभव है कि जिस साल सामान्य या उससे ज़्यादा बारिश हुई है उस साल भी देश के बड़े भूभाग में सूखा पड़ा। जल प्रबंधन में खोट की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है। बहरहाल यह समय मानसून का है। हाल फिलहाल हम बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई शहर जल भराव जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, वहां पानी निकासी के लिए भारी मशक्क़त की जा रही है। इन सब कामों पर खासी रकम खर्च हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, सो अलग। सोचिए, ऐसे में यह सवाल बार बार उठता है कि क्या वाकई बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। सोचिए, तो पाई ब्लॉक जी जो आपने कल एक बहुत प्यारा सा विचार शेयर किया था, साझा किया था हमसे, आपने कहा था उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग को मारो गोली, पर वास्तव में आपके जो विचार थे बहुत ही प्रभावशाली। और ईश्वर करे जो भी आप बनना चाहते हैं ईश्वर आपको बढ़ाए। प्रज्ञा जी, आपको भी जो आप बनना चाहती हैं ईश्वर आपको बढ़ाए। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिनके विचार स्पष्ट होते हैं। मैं तहे दिल से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो भी चाहते हैं आप उस क्षेत्र में जाएं और अपने परिवार, देश, समाज का नाम रोशन करें। तो दोस्तों ये जो समस्याएं चल रही हैं अभी फ़िलहाल बाढ़ को लेकर, आप देखते होंगे कि जिन जगहों पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है और गर्मी के सीज़न में पूरी तरह से आपदा मतलब सूखा घोषित हो जाता है, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी, वहाँ के शासन प्रशासन की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे जगहों का चुनाव करके वहाँ पे कोई परियोजनाएं लाई जाए, वहाँ पे एक वाटर रिज़र्व बनाया जाए जिससे उस पानी को यूटिलाइज़ किया जाए, उस पानी का को संरक्षण में लाया जाए। उसके बाद गर्मियों में जो सूखा होता है, जो सूखे की मार झेलते हैं वो क्षेत्र, वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए। पर ये काम करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। फिर ऐसे सरकारें आएंगी, आपको गलत आश्वासन देंगी, प्रलोभन देंगी, उसके बाद अपना काम करके निकल जाएंगी। बेशक मानसून के पहले जगह जगह बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के पहले चरण के काम किए जाते हैं। यह इस बात का भी सबूत है कि
हमें पहले से पता होता कि कौन से इलाके बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। सरकारी विभागों को पहले से भी यह पता होता कि बारिश का पानी कहाँ से होकर गुजरेगा और कितना पानी बहेगा। तो फिर बाढ़ का स्थायी समाधान संभव क्यों नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल संभव है। यह बात जल विज्ञानी भी दशकों से समझते और समझाते आए हैं। इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है कि वर्षा जल का भंडारण करने से बाढ़ और सूखे दोनों का प्रबंधन यानी समाधान होता है। इस वक्त बात क्योंकि बाढ़ की है, इसलिए उसी नज़रिए से इस पर रोशनी डालना उचित होगा। गौर कर लेना चाहिए कि जितनी बारिश 100 साल पहले हो रही थी, कमोबेश उतनी ही बारिश आज होती है। देश की धरती पर औसतन 120 सेंटीमीटर पानी पहले भी बरसता था और आज भी देश में वर्षा का स्तर कमोबेश यही है। बस फ़र्क यह आया है कि 70 साल पहले आबादी 1/4 थी, जो अब 4 गुनी हो चुकी है। उसी हिसाब से बसावट बढ़ गई है और यह इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ भी बसावट हो गई है। जहाँ नदियाँ नाले उफान कर बहा करते थे, शहरों में नगर नियोजन के सारे नुक्ते ताक पर रख कर जो कुछ हुआ है और हो रहा है, उसके बाद कई महानगर अगर बाढ़ से घिरने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। साधारण सा ज्ञान है कि हर संकट के समाधान 2 प्रकार के होते हैं, फौरी और अस्थायी। बाढ़ के फौरी समाधान यानी बाढ़ राहत जैसे उपाय तो हो ही रहे हैं और ऐसा हर साल होता है। सरकार को 1000 करोड़ रुपए इस खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए सोच विचार कम ही होता दिखता है। अच्छा हो बाढ़ के इन्हीं दिनों में स्थायी समाधान पर सोच विचार शुरू हो जाए। यह हकीकत बात है। सोचिए, जितना राहत बचाव के लिए सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जितना पैसे खर्च करती हैं, अगर यही दोनों मिलाकर एक बार कोई परियोजना ला दें, उस बाढ़ जो है उसके लिए कोई बढ़िया, ऐसा तो है नहीं कि इस समस्या का समाधान नहीं है। कोई अच्छी पॉलिसी लाया जाए तो जो हर साल 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है ये तो बंद होगा। इससे किसी प्रकार के अन्य कार्यों में सहयोग तो मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि बाढ़ जल प्रबंधन का ही मामला है, तो यह मान लेने में भी हिचक नहीं होना चाहिए कि देश में जल भंडारण क्षमता बढ़ाए बिना बाढ़ से निजात मिल नहीं पाएगी। समय सिद्ध अनुभव भी है और जल विज्ञानी भी बताते हैं कि जहाँ पानी बरस रहा है उसके आसपास ही उसका भंडारण कर लिया जाए तो बरसाती नालों के जरिए नदियों में ज़्यादा पानी नहीं पहुँच पाता। छोटी छोटी नदियों के पानी को अगर जलाशय में रोक कर रख लिया जाए तो वे आगे बड़ी नदियों में बाढ़ आने का अंदेशा कर देती हैं। देश के ज़्यादातर नगर महानगर जरा सी बारिश में बाढ़ से घिरने लगे हैं। नगर नियोजन के नुक्तों की अनदेखी करके बढ़ते चले शहरों महानगरों की समस्या भले असाध्य हो चुकी हो, लेकिन भविष्य के नियोजन में सतर्कता बरतना कौन सा मुश्किल काम है। वैसे उन समस्याग्रस्त यानी बाढ़ प्रवण महानगरों के लिए भी जल भंडारण प्रबंध चमत्कारी असर पैदा कर सकता है। वैसे भी ज़्यादातर शहर और महानगर पानी की किल्लत से जूझते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी आगे अपने जलग्रहण क्षेत्र में बरसे पानी को रोक कर रखने का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पे हमने चर्चा भी किया था, कई बार चर्चा हमने किया कि कई बड़े बड़े शहरों में जल प्रबंधन को लेकर वहाँ का जो शासन प्रशासन है जागरूक हो चुका है और जब भी बारिश होती है तो वहाँ के पानी को स्टोर करके अन्य जगहों पर यूटिलाइज़ किया जाता है। प्राचीन काल में राजधानियों में तालाबों या बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण इसीलिए किया जाता था कि इसलिए आज जो शहर और महानगर गलत नियोजन के शिकार होते जा रहे हैं, उनका उपचार या सुधार कितना संभव है, इस बारे में वास्तुकारों और नगर नियोजकों को सोचना होगा। दोस्तों, पहले के जो प्राचीन काल में सोचिए, जब शहरों का निर्माण किया जा रहा था, गाँव का निर्माण किया जा रहा था, तो किस जगह पर कितना होना चाहिए, बनावट बसावट नियोजन किस प्रकार से होना चाहिए, नाले किधर होने चाहिए, तालाबों का निर्माण कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से बसाया जाता था, उसका नियोजन किया जाता था। पर आज मतलब आगे होने की दौड़ में नालों को पाट दिया जा रहा है, उस पर घर बना दिया जा रहा है, तालाबों को पाट कर उसका खनन कर दिया जा रहा है, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जा रहा है। कई तालाब तो ऐसे गांव में जब भ्रमण करने निकलेंगे सरकारी तालाब ही नहीं मिलेंगे, या तो गड्ढों का रूप या नालों का रूप ले लिए हैं या तो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि अगर देश में जल भंडारण का व्यवस्थित काम शुरू हो जाए तो वह बाढ़ को नियंत्रित करने का भविष्य काम निपटा देगा। बिल्कुल निपटा देगा दोस्तों। जब बड़े बड़े तालाबों का आप निर्माण करेंगे गांव में, तो वो जो बारिश का मौसम, बारिश का पानी है उस तालाब में जाएगा और उस पानी के माध्यम से दोस्तों वो पानी रिस्क के नीचे जाएगा। बाढ़ की समस्या तो ख़त्म होगी भी, जो पानी की किल्लतें हो रही हैं वो भी ख़त्म होंगी।
इस सुझाव पर सोच विचार से पहले हमें यह भी देखना होगा कि इस समय हमारी जल भंडारण की स्थिति है कैसी। देश में हर साल 4000 अरब घन मीटर पानी बरसता है। इसमें से हम सिर्फ 257 अरब घन मीटर पानी को रोक कर रखने लायक बांध और जलाशय बना पाए हैं। देश में इस समय छोटे मझोले और बड़े मिलाकर करीब 5000 बांध या जलाशय हैं, लेकिन इन बांधों से में कुल वर्षा का सिर्फ 7% पानी ही रोक कर रखा जाता है। बाकी वर्षा जल में ज़्यादातर पानी बाढ़ की तबाही मचाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। नियंत्रित तरीके से या व्यवस्थित तरीके से उस पानी को रोक कर रख पाने में नाकामी के कारण ही बाढ़ भी आती है और बाद में सूखा भी पड़ता है। इसलिए क्या यह सोचा नहीं जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जल को सुरक्षित तरीके से रोक कर कैसे रखा जाए। पिछले 3 दशकों में बांधों और जलाशयों का भारी विरोध किया जाता रहा। इन्हें नदियों के अस्तित्व और पर्यावरण को नुकसान का तर्क रखा गया। इस तरह के तर्क इतने ज़बरदस्त तरीके से सामने आए कि सरकारें नए बांध और जलाशयों की बात करने से भी बचने लगी। लेकिन अगर जल जीवन का पर्याय हो और जल भंडारण इतनी ज़रूरी चीज़ हो तो क्या छोटे मझोले और बड़े बांधों की ज़रूरत के बारे में नए सिरे से सोचने से प्रासंगिक नहीं होगा। सामान्य अनुभव है कि अब तक विरोध बड़े बांधों का होता रहा है। देश की उन प्रमुख नदियों पर जल संसाधन विकास परियोजनाओं का भी विरोध ज़्यादा होता रहा है जिनका सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा है, जबकि मझोले और छोटे बांधों को उतना विरोध होता नहीं दिखा। सहायक नदियों या उप सहायक नदियों पर बहुतेरी जल परियोजनाएं विरोध के अंदेशे से दूर रही हैं। इसलिए आज भी सरकारों के पास कोई 150 अरब घन मीटर पानी को रोक कर रखने की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं या विचाराधीन हैं, लेकिन उन पर संजीदगी से काम होता नहीं दिखता। जल विज्ञान में बांध की बस इतनी सी परिभाषा है कि उसमें जल का भंडारण होता हो और उसमें नियमन के लिए दरवाजे लगे हों, यानी जब चाहे दरवाजे खोलकर पानी को आगे किसी नदी या खेतों तक पहुंचाया जा सकता हो। इस लिहाज से तो देश में पहले से मौजूद लाखों पुराने तालाबों को बांधों में तब्दील करना कौन सी बड़ी बात होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।